स्टूडेंट्स, अब लाइफ प्रोसेसेस का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं और वो है रेस्पिरेशन। व्हाट इज अ रेस्पिरेशन? नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि जो हम ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, वही रेस्पिरेशन है। बट ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ब्रीदिंग ही रेस्पिरेशन नहीं है, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। First, as we have to understand the respiration process, we need to understand what is the breathing and the difference between breathing and respiration. So now let's understand breathing. Breathing क्या होती है? Breathing एक physical प्रोसेस होती है। ठीक, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोग ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं और CO2 को हम लोग एक्सहेल कर रहे हैं, तो खाली हम अगर इतना ही पोर्शन देखें, ऑक्सीजन का इनहेल करना, इनटेक करना और CO2 का बाहर निकालना, तो ये एक फिजिकल प्रोसेस हो जाएगी। ये एक ब्रीदिंग की प्रोसेस है। ठीक है, तो ब्रीदिंग में हम पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। सेकेंड, इसमें क्या होता है, इनहेल एंड एक्सहेल। ठीक है, हम लोग इनहेल कर रहे हैं, हम लोग एक्सहेल कर रहे हैं। तो ये जो इतनी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है आपकी ब्रीदिंग, जो कि रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। और अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस। और इसमें क्या हो रहा है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। ठीक है, दिस इज योर फूड, ग्लूकोज, इसका ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, कौन करेगा? ऑक्सीजन। कहां से ली हमने? इनहेल करी। इट मींस ये जो ऑक्सीजन है जो यूज्ड अप हो रही है अब किसमें? ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज में, वो यहां कहां से आई है? ये हमने ब्रीदिंग की प्रोसेस से इनहेल करी है, लंग्स में जाएगी, लंग्स के थ्रू फिर कहां जाएगी? वो ब्लड स्ट्रीम में आएगी और वहां से बॉडी की हर एक सेल में जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो कहां हो रही है? इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। हर सेल में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। क्या हम जो भी फूड इंटेक करते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो फाइनली किस में ब्रेकडाउन होंगे? ग्लूकोज में ब्रेकडाउन होंगे। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है कि ये जो ग्लूकोज है या जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहां चले जाते हैं? ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम से होते हुए बॉडी की हर एक सेल तक ये पहुंचते हैं, बॉडी की हर एक सेल तक ये पहुंचते हैं। मतलब ये ग्लूकोज जो है बॉडी की हर एक सेल तक पहुंच चुका है। नाउ अब हम करेंगे ब्रीदिंग की प्रोसेस। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन क्या करेंगे? फर्स्ट इनहेल करेंगे। अब ये जो ऑक्सीजन इनहेल करी है हमने, वो भी क्या होगी? लंग्स तक जाएगी। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? एक्सचेंज होती है ब्लड में। ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगी? एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। और जो एल्वियोलाई है लंग्स के, वहां से जो ऑक्सीजन होगी वो कहां चली जाएगी? ब्लड स्ट्रीम में आएगी और फिर वो भी ब्लड की स्ट्रीम से होते हुए हर एक सेल में। तो हर बॉडी की हर एक सेल में क्या आ गया? ग्लूकोज भी है और ऑक्सीजन भी है। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये जो फूड है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है। कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। तो अब ये जो फूड है उसका ब्रेकडाउन होगा और क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी। और जो एनर्जी बनेगी वो किस फॉर्म में बनेगी? ATP के फॉर्म में बनेगी। और साथ में कौन से बाय प्रोडक्ट निकल रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड स्ट्रीम में क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाती है और फिर वो वापस लंग्स तक आती है। लंग्स से वापस, मैंने बताया था कि लंग्स में क्या होता है कि ब्लड वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां चली जाएगी? एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स में। और फिर वो वहां से हम लोग एक्सहेल करते हैं। तो इट मींस ये जो ब्रीदिंग की प्रोसेस जो मैंने आपको बताई है, ब्रीदिंग जो है वो क्या है? रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, उसी का एक पार्ट है। बट ब्रीदिंग ही रेस्पिरेशन नहीं है, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हम एक बार वापस से देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस में फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है। कहां हो रहा है ये? बॉडी की हर एक सेल में। ये क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। तो डेली लाइफ की वेरियस एक्टिविटीज करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। और वो एनर्जी हमें कहां से मिलती है? जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वो जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो किस में ब्रेकडाउन होते हैं? ग्लूकोज में ब्रेकडाउन होते हैं। अब वो जो ग्लूकोज है उसके ऊपर कौन एक्ट करेगा? ऑक्सीजन एक्ट करेगा। और फिर क्या रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी। अब ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है बाय ऑक्सीजन, ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट पाथवेज से होता है। हम यह स्टडी करने जा रहे हैं कि वो जो ऑक्सीजन है वो किस क्वांटिटी में है। ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मींस अबंडेंट ऑक्सीजन है, वहां ज्यादा ऑक्सीजन है, तब क्या होगा? उसके बाद अगर एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ही नहीं, एब्सेंस है, तो क्या होता है? तब कैसे ब्रेकडाउन होता है? और हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन है पर कैसे? कम है, तब ब्रेकडाउन कैसे होगा? सो दीज आर द डिफरेंट पाथवेज ऑफ ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज।
तो फर्स्ट जो आप ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होगा 6 कार्बन मॉलिक्यूल, उसका चाहे कोई भी पाथवे ले रहे हैं हम, किसी भी तरीके से ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो क्या होगा, पाइरुवेट में तो चेंज होना ही है। मतलब साइटोप्लाज्म में सबसे फर्स्ट क्या होता है, आपका जो ग्लूकोज होगा वो पाइरुवेट में 6 कार्बन जो मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। कहां पर, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म कहां है, तो आपकी जो सेल है, और सेल में जो ये एक लिक्विड होता है जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। तो यहां साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूटेगा। ये सब में होगा, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं चाहे वो ऑक्सीजन का यूज नहीं कर रहे हैं, सब में 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल यानी पाइरुवेट में ब्रेकडाउन होगा और कुछ एनर्जी रिलीज हो जाएगी। नाउ अब ये जो पाइरुवेट है वो आगे कैसे कैसे ब्रेकडाउन हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है। यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो पाइरुवेट है, अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो ये प्रोसेस क्या होगी, ये प्रोसेस होगी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन अबंडेंट, प्रचुर मात्रा में है, बहुत ज्यादा मात्रा में है, ठीक है। तो यहां माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, ये जो पाइरुवेट है वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड देन एनर्जी। तो ये जो प्रोसेस है, क्योंकि इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन अबंडेंट होती है, ज्यादा मात्रा में होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, इसलिए इस टाइप का रेस्पिरेशन कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। आपको क्या अंडरस्टैंड करना है, क्या समझना है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, कहां हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये याद रखना। इनिशियल क्या था, ग्लूकोज था, ग्लूकोज ही ब्रेकडाउन होगा तभी एनर्जी रिलीज होगी। तो जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट होता है, फर्स्ट पाइरुवेट में, कहां होता है, साइटोप्लाज्म में। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप कोई भी पाथवे लो, डिफरेंट पाथवेज दे रखे हैं, 3 डिफरेंट पाथवेज दे रखे हैं, पर इनिशियली जो आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। कहां होगा, इन साइटोप्लाज्म। ये आपको रिमेंबर रखना है, आपको याद रखना है। और किस में कन्वर्ट हो रहा है, पाइरुवेट में। अब जो ये पाइरुवेट है उसका आगे ब्रेकडाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर है तो कहां होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है। नाउ अगर ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो, जैसे यीस्ट, अगर हम यीस्ट की बात करें तो कहां कैसे होता है, ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन नहीं होती वहां पे। तो क्या बनता है, अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर पाइरुवेट का ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा। एथेनॉल कैसा है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। देन क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी एंड देन एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर क्या यूज नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन का यूज नहीं है, ऑक्सीजन एब्सेंट है, इसलिए इस टाइप का रेस्पिरेशन क्या कहला रहा है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ये कहलाएगा एन एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि यहां पर एयर एब्सेंट है, फाइन, मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट है बेसिकली। तो ये किस में टूटेगा, एथेनॉल यानी 2 कार्बन मॉलिक्यूल में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। यहां पे क्या बने थे, 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। यहां बन रहा है 2 कार्बन मॉलिक्यूल, एथेनॉल बनेगा। ये प्रोसेस आपकी होती है फर्मेंटेशन की प्रोसेस। तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस में क्या होता है, एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और एनर्जी बनती है। नाउ अब एक होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब अगर हम कोई सडन एक्टिविटी कर लें, ठीक है, ऑल ऑफ ए सडन हम कोई चीज, भारी चीज उठा लेते हैं, या सडन एक्टिविटी अचानक से दौड़ने लग जाए, ठीक है, तो क्या होता है, हमारी जो मसल सेल्स होती है, मतलब कौन सी मसल्स, जो बोन से अटैच्ड जो मसल्स है उसकी जो मसल सेल होगी, तो क्योंकि हम सडन एक्टिविटी कर रहे हैं उतनी ऑक्सीजन वो मसल सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगी। तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी में ये ब्रेकडाउन होगा पाइरुवेट का। अगर ऑक्सीजन की कमी में अगर ये ब्रेकडाउन होगा तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी, हमारी मसल सेल्स में क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। लैक्टिक एसिड है वो भी एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, इट इज ऑल्सो 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब ऐसी चीज होती है तो क्या होगा, हमारी मसल में लैक्टिक एसिड बन गया है और उससे हमें क्या होगा, बहुत ज्यादा पेन होगा उस पार्ट में, ठीक है। तो कई बार सडन एक्टिविटी कर लेते हैं और हमें पेन होता है, उसका रीजन ये है कि वहां पर क्या बना है, लैक्टिक एसिड बना है। तो एग्जामिनेशन में इस पेन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है कि मसल पेन हो रहा है सडन एक्टिविटी से, तो ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, बिकॉज लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या हुआ है, ऑक्सीजन की कमी में ब्रेकडाउन हुआ है पाइरुवेट का। तो क्या बना है, लैक्टिक एसिड बना है। लैक्टिक एसिड क्योंकि मसल सेल्स में बना है, इस वजह से हमें क्रैम्प्स आते हैं, पेन होता है, फाइन। ग्लूकोज
6 carbon molecule is breaking down into pyruvate 3 carbon molecule. कहाँ? साइटोप्लाज्म में. Now there are different pathways. Presence of oxygen कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में. क्या बन रहा है? 3 molecules of carbon dioxide, water and energy. This is aerobic respiration because इसमें क्या यूज हो रहा है? एयर, यानी ऑक्सीजन का यूज हो रहा है. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये हो रहा है. नाउ यीस्ट की बात करते हैं तो ये कैसे होता है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए कहा जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन. इसमें क्या बन रहा है? 2 कार्बन मॉलिक्यूल में एथेनॉल बन रहा है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. नाउ कई बार हम सडन एक्टिविटीज कर लेते हैं तो उस सडन एक्टिविटी में क्या होगा कि ये पाइरुवेट का ब्रेकडाउन होगा, वो ऑक्सीजन की कमी में होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन में होगा. तो क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी. लैक्टिक एसिड भी क्या है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल है. ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में बनता है तो मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं, पेन होता है. उसका रीजन यही होता है कि लैक्टिक एसिड वहां पे फॉर्म हो गया है. अब ये जो एनर्जी बनी है वो हमारी सेल में क्या होगी? स्टोर होगी. और कहां काम आएगी? जो वेरियस एक्टिविटी सेल की जो होनी है, जो उसमें कई सारी रिएक्शंस होती रहती है हमारी बॉडी में, उसके लिए इस एनर्जी का यूज होता है. अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई है वो क्या होती है? एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है. एटीपी क्या है? एटीपी है एनर्जी करेंसी. जैसे आपके पास 10 रुपीज का कोई कॉइन है, करेंसी की बात कर रहा हूं मैं, 10 रुपीज का कोई कॉइन है, तो आप क्या कर सकते हो? इस 10 रुपीज के इक्विवेलेंट कोई भी चीज आप ले सकते हो, आप खरीद सकते हो. वैसे ही ये जो एटीपी है ये भी क्या है? ये भी आपकी एनर्जी की करेंसी है. मींस अगर आप एक एटीपी का यूज करोगे तो आपको कितनी एनर्जी मिलेगी? 30.5 किलो जूल पर मोल के इक्विवेलेंट एनर्जी आपको मिलेगी. 1 एटीपी इज इक्वल टू 30.5 किलो जूल पर मोल. इतनी एनर्जी हमें मिलती है. तो ये क्या है? एक प्रकार से हमारी एनर्जी की करेंसी है. ये एनर्जी की करेंसी है. क्या चीज है? अब ये नॉर्मल क्या होता है? एडिनोसिन. एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. बनता कैसे? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एक और फॉस्फेट ऐड हो रहा है उसमें. ये जो एनर्जी रिलीज हुई है वो इसको ऐड कर रहा है, तो क्या बन रहा है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो इसी एटीपी को ये इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है, ताकि बता सके कि ये जब ब्रेकडाउन होता है, ये वाला जो टर्मिनल फॉस्फेट है, ये जब ब्रेकडाउन होगा तो किसके इक्विवेलेंट एनर्जी रिलीज होगी? 30.5 किलो जूल पर मोल के इक्विवेलेंट एनर्जी रिलीज होगी. ठीक है, तो एडीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. डाई मींस 2, उसमें एक फॉस्फेट ऐड हुआ तो क्या बना? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ऐड किस फॉर्म में होता है? एडीपी तो पहले से ही है, और एक जो अगला ये जो फॉस्फेट जो लिंक हुआ है, इससे जुड़ा है, वो टर्मिनल यानी उसके आखिरी सिरे पे जुड़ा हुआ है. और यही ब्रेकडाउन जब होता है तब हमें एनर्जी मिलती है. दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी. क्योंकि ये जो एनर्जी जो है वो हमें हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज, सेल्यूलर एक्टिविटीज, दिन भर की जो भी एक्टिविटी हो रही है उसमें ये जो है यही एनर्जी रिलीज हो रही है. दैट इज द रीजन हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट करके जाते हैं और 2-3 घंटे बाद, 2 घंटे बाद हमें क्या लगता है? हमें वापस भूख लगने लगती है. और आप ये भी देखेंगे कि जो जितनी ज्यादा फिजिकल हार्ड वर्क ज्यादा कर रहा है उसको उतनी ज्यादा भूख लग रही है. क्योंकि क्या हो रहा है? उसकी एनर्जी करेंसी उतनी ज्यादा स्पेंड होती जा रही है. ठीक है, जितना जल्दी एनर्जी जो है वो खत्म होगा उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट और लगेगी, तो हमें और भूख लगती है, हम और खाना खाएंगे, और क्या होगा? उसमें जो ग्लूकोज होगा उसका ब्रेकडाउन होगा, क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी. और यही प्रोसेस चलती चली जाती है. अब हम समझ लेते हैं द डिफरेंस बिटवीन एनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन एज आई टोल्ड कहां होता है? कहां होता है? इट हैपेंस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया. कौन सा होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड. यहां पर ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड. एनएरोबिक रेस्पिरेशन इसलिए है एनएरोबिक, ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड. यहां पे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है. सेकंड, इसमें क्या होगा? क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीजन ज्यादा है. ठीक है, ऑक्सीजन अबंडेंस में मींस वो जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन क्या होगा? फुल्ली ब्रेकडाउन होगा. ठीक है, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा एंड ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, तो क्या होगी? मोर एनर्जी विल प्रोड्यूस. तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है. क्यों इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है? क्योंकि ऑक्सीजन कम है तो इनकम्प्लीट ही होगा. ऑक्सीजन है ही नहीं, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, या तो कम हो गया, है ही नहीं. और क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज भी क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट हो रहा है. तो क्या होगा? लेस एनर्जी प्रोड्यूस होगी. एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस एनर्जी प्रोड्यूस होगी. कहां हो रहा है? साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया. और ये होता है ओनली इन साइटोप्लाज्म. नेक्स्ट, एंड प्रोडक्ट क्या बनते हैं? इसमें अपन ने पढ़ लिया है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. यहाँ पे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल एंड एनर्जी. अब ये जो एथेनॉल एनर्जी बन रही है वो क्या बन रही है? लेस बन रही है. ध्यान रखना एनारोबिक रेस्पिरेशन में, क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है. और अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो क्या होगी? वो मोर एनर्जी होगी, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो क्या आप जानते हैं जो फिश होती है उसकी ब्रीदिंग रेट, यानी वो हमसे ज्यादा तेज गति से सांस लेती है, उसकी जो ब्रीदिंग रेट होगी वो हमसे ज्यादा होती है. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की नीड होती है अपनी डेली एक्टिविटीज के लिए और अपनी बॉडी मेंटेनेंस के लिए.
और उस एनर्जी के लिए हमें जरूरत होती है ऑक्सीजन की। तो ये जो ऑक्सीजन है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से लेते हैं। यहां मैं बात कर रहा हूं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मीन्स, एज आई टोल्ड यू बिफोर, ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, मतलब इनहेल एंड एक्सहेल। तो ये जो ऑक्सीजन हम जो लेते हैं और हम जो एक्सहेल करते हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है। आपकी एनसीईआरटी में एक्वेटिक एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का एक शॉर्ट सा पार्ट दे रखा है कि एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स जो पानी में रहते हैं, लाइक फिश। तो जो पानी में रहते हैं वो ब्रीदिंग कैसे करेंगे, और टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन पे जैसे हम लोग रहते हैं वो बेसिकली कैसे ब्रीदिंग करते हैं, वो उसमें ऑक्सीजन कैसे इनहेल होती है, कैसे एक्सहेल होती है। तो उन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस दे रखा है, तो इनके डिफरेंस को हम स्टडी कर लेते हैं। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उसमें सोर्स ऑफ ऑक्सीजन कौन सा होता है, तो क्योंकि वो एक्वेटिक है, क्योंकि वो वाटर के अंडर वाटर रह रहे, पानी में ही रह रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन कहां से मिलेगी उनको मिलेगी वाटर से ही मिलेगी, इन द डिसॉल्व फॉर्म, घुली हुई अवस्था में, यानी इन द डिसॉल्व फॉर्म वो क्या मिलेगी, ऑक्सीजन उनको मिलेगी। और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है हम लोग कहां से लेते हैं, हम लोग हमारे सराउंडिंग जो एयर है उससे ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। नेक्स्ट, ब्रीदिंग ऑर्गन। ब्रीदिंग ऑर्गन कौन सा है, हमारे लंग्स से हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, जबकि जो एक्वेटिक एनिमल होता है उसमें ऑर्गन होगा गिल्स। उसमें क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। नाउ क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, अब क्योंकि ये डिसॉल्व फॉर्म में लेते हैं, पानी में रहते हैं, तो पानी में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो लेंगे, तो वो ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या होगी, लो होगी। और यहां पर क्योंकि हम एयर से डायरेक्टली ले रहे हैं तो वो कैसी है, हाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रीदिंग रेट की। तो ब्रीदिंग रेट जो होगी वो एक्वेटिक एनिमल्स में ज्यादा फास्ट होगी। जैसा मैंने स्टार्ट किया था, क्या कहा था कि जो फिश होती है वो हमसे तेज गति से सांस लेती है। उसका रीजन ये है क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स में जो ऑक्सीजन है वो डिसॉल्व फॉर्म में है, वो कम है। अब एनर्जी तो चाहिए उनको, तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी ज्यादा चाहिए। क्योंकि वो ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में कम है, लो है, इसलिए क्या करेगी, वो जल्दी जल्दी से क्या करेगी, ब्रीदिंग करेगी। ब्रीदिंग की रेट जल्दी होगी ताकि वो क्या करे, वो उस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को मीट कर सके। नेक्स्ट, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उसमें क्या होती है, ब्रीदिंग स्लोअर होती है, क्योंकि हमारे पास चारों ओर अबंडेंस है ऑक्सीजन का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ज्यादा दिक्कत हमें नहीं आती। तो ब्रीदिंग रेट हमारे अंदर स्लोअर होती है और इसमें क्या होती है, ज्यादा होती है। तो मेथड ऑफ ब्रीदिंग हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कैसे लेते हैं। तो ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ये माउथ के थ्रू वाटर अंदर लेते हैं, और वो जो वाटर है उसी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो क्या है, डिसॉल्व फॉर्म में है, और वो कहां पहुंचा दिया जाता है, गिल्स तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, और क्या होती है, गिल्स में ब्रीदिंग होगी। नाउ हम कैसे करते हैं, हम लोग इनहेल करते हैं एयर, या तो माउथ के थ्रू या फिर नोज के थ्रू हम लोग इनहेल करेंगे, और वो जो ऑक्सीजन है वो कहां पहुंचा दी जाएगी, वो पहुंचा दी जाएगी लंग्स में। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ब्रीदिंग ऑफ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म।